मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। नेपाल की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। देश को अपना अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री मिल चुका है, बालेन शाह। उनके शपथ लेते ही देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। 28 मार्च को ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अरेस्ट कर लिया गया। ये गिरफ्तारी सितंबर 2025 में हुए जेनजी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और लोगों की मौत से जुड़े मामले में की गई है। यही वो प्रदर्शन थे जिन्होंने ओली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इसी आंदोलन के दौरान बालेन शाह युवाओं के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभरे। बालेन शाह की कहानी आम नेताओं से बिल्कुल अलग है। उनका जन्म 1990 में काठमांडू के नरदेवी इलाके में हुआ। वो अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे हैं। उनके पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जबकि उनकी मां ने घर संभालते हुए परिवार की परवरिश की। बालेन शाह शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। पढ़ाई में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने काठमांडू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आगे पढ़ाई के लिए भारत के कर्नाटक गए। लेकिन उनकी असली पहचान साल 2013 में बनी, जब उन्होंने नेपाल की एक पॉपुलर रैप बैटल जीतकर अचानक सुर्खियां बटोर ली। उनके गानों में उस पीढ़ी की नाराजगी साफ झलकती थी जो खुद को सिस्टम से दबा हुआ और नजरअंदाज महसूस करती थी। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे गाने बनाए जिनमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता पर खुलकर सवाल उठाए गए। उनका स्टाइल भी लोगों को काफी अलग और आकर्षक लगा। काले चश्मे, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पेंट में एक दमदार पर्सनालिटी। उनका मशहूर गाना बलिदान यूट्यूब पर करोड़ों बार देखा जा चुका है, जिसमें सिस्टम पर तीखे सवाल उठाए गए थे, जैसे विदेशों में काम कर रहे लोगों का कर्ज आखिर कौन चुकाएगा। साल 2022 में उन्होंने राजनीति में एंट्री लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। इस जीत ने दशकों से राजनीति पर कब्जा जमाए बड़ी पार्टियों को बड़ा झटका दिया। मेयर बनने के बाद उन्होंने शहर को साफ सुथरा बनाने, ऐतिहासिक धरोहर बचाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। हालांकि अवैध निर्माण हटाने के लिए चलाए गए बुलडोजर अभियान को लेकर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा, खासकर गरीब और सड़क किनारे रहने वाले लोगों की तरफ से। सितंबर 2025 में हुए जेनजी प्रदर्शनों के दौरान बालेन शाह का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। यह आंदोलन सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे असली वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब आर्थिक हालात को लेकर लोगों का गुस्सा। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और सरकार के खिलाफ बड़े विरोध में तब्दील हो गया। सरकार ने इसे दबाने के लिए सख्त कदम उठाए, जिससे हालात हिंसक हो गए। इस हिंसा में करीब 76 से 77 लोगों की मौत हो गई थी और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी दौरान बालेन शाह का गाना नेपाल हंसे को प्रदर्शनकारियों का एंथम बन गया था। इसका मतलब है मुस्कुराता हुआ नेपाल। ये गाना सड़कों से लेकर घरों तक गूंजता रहा और लोगों के गुस्से और उम्मीद दोनों को आवाज देता रहा। इन घटनाओं के बाद नेपाल में कुछ स्तरीय जांच आयोग बनाया गया, जिसने पूरे मामले की जांच की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केपी शर्मा ओली को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के पहले दिन घंटों तक फायरिंग होती रही, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। आयोग ने साफ कहा कि सरकार के प्रमुख होने के नाते ओली हर अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार हैं। आयोग ने ओली के साथ साथ उनके गृह मंत्री रमेश लेखक, उस समय के पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की। इस पर नेशनल पेनल कोड की धारा 181 और 182 के तहत आपराधिक लापरवाही का केस चलाने की बात कही गई है, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश
की गई है। हालांकि ओली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट उनकी छवि खराब करने के लिए बनाई गई और ये नफरत की राजनीति को दर्शाती है। उनकी पार्टी CPN-UML ने कहा कि इस रिपोर्ट में गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और इसे एक खास राजनीतिक इरादे से तैयार किया गया है। पार्टी के नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और इस पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि 5 मार्च को हुए आम चुनाव में बालेन शाह ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया था। उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी और पुराने राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने झापा 5 सीट पर KP शर्मा ओली को हराया था, जो लंबे वक्त से उनकी मजबूत सीट मानी जाती थी। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है कि अब नेपाल में नई पीढ़ी राजनीति की कमान संभाल रही है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बालेन शाह ने अपने अलग अंदाज को बनाए रखा था। उन्होंने ज्यादा मीडिया इंटरव्यूज तो नहीं दिए थे, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए सीधे लोगों से जुड़ना पसंद किया था। उनके आलोचक इसे सवालों से बचने की रणनीति कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बड़े बड़े वादे किए, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न्यायपालिका में सुधार और लाखों नौकरियां देने का लक्ष्य। पद संभालने से ठीक पहले भी उन्होंने एक नया गाना रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने रैप करते हुए कहा था, एकजुट नेपाली इस बार इतिहास बन रहा है। ये गाना कुछ ही घंटों में लाखों बार देखा गया और उनके रैपिंग दिनों की यादें ताजा कर गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली कैबिनेट बैठक में ही बड़ा फैसला भी लिया गया। सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया, जिससे आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। साथ ही सुरक्षा बलों से जुड़े मामलों की जांच के लिए नई स्टडी कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। कुल मिलाकर नेपाल इस वक्त एक नए दौर में एंटर कर चुका है, जहां एक तरफ पुराने नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक युवा नेता देश को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।